आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students and respected teacher. You are very warm welcome at this beautiful educational channel जिसका नाम है बायोलॉजी लवर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और इस हवाले से आप तक पहले 2 लेक्चर जो है वो भेजे जा चुके हैं। आज हम अपना तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ये लेक्चर पेज नंबर 7 से 9 तक है आपकी बुक के अकॉर्डिंग और इसका टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस और इसी तरह ये आगे जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोग सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की है, तो उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा भी आप इसी तरह हौसला अफजाई भी करते रहेंगे और इस ग्रुप को, इस चैनल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी सजेशंस भी आती रहेंगी। बिला वक्त ज़ाय किए अपने आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक का जो पहला हमारा जो यानी हिस्सा है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस और उसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे बायोम के बारे में हम जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें एक जो लेवल है वो बायोम का भी होता है। बायोम को अगर हम उर्दू ज़ुबान में देखें तो इसे हयातियाती खित्ता कहा जाता है। हयातियाती खित्ता से मुराद ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो रह रही हो, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो है वो मौजूद हों। ज़मीन के ऊपर जानदारों की एक बहुत बड़ी वैरायटी जो है वो मौजूद है और डेफिनेटली पूरी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ उसके हिस्से हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म या डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। तो इस लिहाज से हम इसको बायोम्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पढ़ते हैं। बायोम, अ बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, यानी कि ये जो कम्युनिटी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म का एक पूरा ग्रुप है, कम्युनिटी आप जानते हैं पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, तो ये जो कम्युनिटी है ये किसी भी जगह पर जो पाई जाती है ये उसके क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। देखें, जिस जगह किसी भी जगह की जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं ये वहाँ पे पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अब जियोग्राफिकल कंडीशन से क्या मुराद है जी? वहाँ पे आपको मुराद अल्टीट्यूड है, सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है और टेम्परेचर है। तो इस तरह की रेनफॉल है। ये जो आप कह लें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जो क्लाइमेट के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ये बताते हैं कि किसी जगह पर पाए जाने वाली कम्युनिटी किस तरह की होगी। यानी कि जिस तरह का क्लाइमेट होगा वहाँ पे पाए जाने वाली कम्युनिटी भी उसी हिसाब से ही होगी। मैं आपको कुछ मिसालों से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप जब डेजर्ट्स का ख्याल अपने जहन में लाते हैं तो आपके जहन में फौरी जो है वो कैमल का ख्याल आ जाता है, कैंगरू रैट का ख्याल आ जाता है, लिजर्ड, स्कॉर्पियन, इनका ख्याल आ जाता है। और इसी तरह प्लांट्स में देखें तो कैक्टस का हमें ख्याल आता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये चीज़ें जो है वो डेजर्ट्स में बड़ी आम पाई जाती हैं, तो ये वहाँ पे पाई जाने वाली कम्युनिटी है। इसी तरह अगर हम फॉरेस्ट्स का ख्याल जहन में लाएँ तो हमें फॉरेस्ट में पाए जाने वाली कम्युनिटी जो है वो हमें याद आती है। और हमें इसी तरह एक्वेटिक एनवायरनमेंट में बात करें तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट की। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइमेट होता है ये असल में डिटरमाइन करता है कि किसी जगह पे पाई जाने वाली कम्युनिटी किस तरह की होगी। इम्पोर्टेंस क्या है? इन अ बायोम मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिटरमाइन अदर काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हमें किसी भी जगह का क्लाइमेट समझ आ जाए, हमें पता हो
तो हम फौरी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उस जगह पे पाई जाने वाली कम्युनिटी किस टाइप की होगी या वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी। अगर आपको रेनफॉल, टेम्परेचर और इसी तरह सॉइल और सनलाइट वगैरह, अगर वाटर, ये चीज़ें आपको मालूम हो कि किस जगह पे कहाँ किस तरह का क्लाइमेट है, तो आप वहाँ पे जो उसकी कम्युनिटी है उसके बारे में इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो। तो बस इसी चीज़ को हम बायोम कहते हैं कि बायोम एक लार्ज कम्युनिटी है जो उस इलाके की कम्युनिटी होगी, और ये कम्युनिटी जो है वो डिटरमाइंड होगी क्लाइमेट के ज़रिए से, यानी क्लाइमेट के ज़रिए से हम बता सकते हैं कि वो कम्युनिटी किस टाइप की होगी। क्लियर है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बायोम के एग्जांपल्स आपकी इस बुक में तो नहीं है, लेकिन आप सेकेंड ईयर में जब इकोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एग्जांपल्स लेकर आए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट्स, टंड्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स और डेजर्ट्स, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ वो ज़मीन के पार्ट हैं जो हमें ज़मीन पे नज़र आते हैं, और यहाँ पे पाई जाने वाली कम्युनिटी भी एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। मेरा ख्याल है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। काइंड्स ऑफ बायोम, देखें आपके सामने ये बायोम के डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स मौजूद हैं। रेन फॉरेस्ट है, टाइगा, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स और टंड्रा। तो आप इनकी पिक्चर्स भी मौजूद हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें तो आपको बायोम का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर इलाके की जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट होता है, जियोग्राफिकल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे पाई जाने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो वो जो एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है, जो उस इलाके की कम्युनिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। जी बिल्कुल, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। पेज नंबर आपकी बुक पे पेज नंबर 8 पर हम आ चुके हैं। हाउ एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड, शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर से, तो हम ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखें जी, ये जो हमें एवोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और इसी तरह जो हम ज़मीन जो प्रीवियस लाइफ है उसके बारे में जो हम प्रिडिक्शंस करते रहते हैं, उसके बारे में बताते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि ये फॉसिल्स की स्टडी से ही पॉसिबल हुआ है, और फॉसिल की स्टडी को क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। तो फॉसिल्स की ये जो हम एज निकालते हैं, जैसे हम डायनासोर के बारे में कहते हैं जी कि 2 अरब साल पहले वो ज़मीन पर मौजूद थे, इसी तरह हमें कोई और चीज़ मिल जाती है, हम उसके बारे में भी प्रिडिक्ट कर देते हैं जी कि ये इतने हज़ार साल पहले ज़मीन पर मौजूद थी। कोई हमें प्रिंट मिल जाता है, उसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि जी ये इतने लाख साल पहले ज़मीन पर मौजूद थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें कैसे पता चलता है कि ये जो फॉसिल्स हैं ये कितने पुराने हैं, इनकी एज क्या है, और हम किस तरह प्रिडिक्ट कर लेते हैं। क्या ये वाकई इसका कोई मैकेनिज़्म भी होता है, या ऐसे ही पैलियोंटोलॉजिस्ट जो है वो तुक्का मार देते हैं और हमें कह देते हैं और हम भी यकीन कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, इसके पीछे बाकायदा पूरा एक प्रोसेस है। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाउ एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड। देखिए, इस बात को आप समझ लें कि ये जो ज़मीन है ये सिर्फ एक लेयर पर कंसिस्ट नहीं करती, एक लेयर पर मुश्तमिल नहीं है, इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं जिसे हम जिसे हम सेडिमेंटेशन लेयर्स कहते हैं। देखें, जब ज़मीन के ऊपर हवाओं का निज़ाम चलता है या दूसरे प्रोसेस चलते हैं, जियोग्राफिकल प्रोसेस चलते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन सिंपल आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि जब ये हवाएं चलती हैं या पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर फ़्लो करता है, तो अपने साथ वो मिट्टी की और चट्टानों के टुकड़ों की एक लेयर को लेता जाता है और वो ज़मीन के उस हिस्से पर उस लेयर को बिछा देता है। उसको हम एक लेयर कहेंगे।
इसी तरह उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर बन जाती है, फिर तीसरी लेयर बनती है, फिर चौथी लेयर बनती है। तो इन लेयर्स को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन लेयर। ठीक है जी। अब होता ये है कि हम जब खुदाई करते हैं तो हमें वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो आइसोटोप्स मिल जाते हैं। ठीक है। अब हम जब वो रेडियो आइसोटोप को निकालते हैं तो हम उन आइसोटोप्स की जो रेडिएशंस हैं उसको मेजर करते हैं। आपने फिज़िक्स में इसके बारे में पढ़ा है, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो वो जो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक कि वो रेडिएशंस कितने अरसे में वो हाफ हो जाती हैं वो हम देखते हैं, और उनकी मेजरमेंट करके हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये रेडियो आइसोटोप कितने साल से मौजूद हैं, ज़मीन के इस हिस्से में, इस लेयर में कितने सालों से मौजूद हैं। अब जितने साल पुराना वो रेडियो आइसोटोप होगा, डेफिनेटली उस लेयर में पाया जाने वाला फॉसिल भी उतने ही साल पुराने होंगे। क्लियर हो रही बात? तो कहते हैं जी, बाय कंपैरिजन ऑफ सेडिमेंटेशन लेयर्स इंडिकेट द रिलेटिव एज ऑफ फॉसिल्स इन द रॉक। कि हम वो जो लेयर्स के को कंपैरिजन कर रहे हैं ना, उन लेयर्स को कंपैरिजन करते हुए जब हम उनकी एज निकालते हैं तो डेफिनेटली उस लेयर में मौजूद जो फॉसिल्स हैं उनकी एज भी उतनी ही होगी। ठीक है। तो इस हिसाब से रेडियो आइसोटोप की हम रेडिएशंस को देखेंगे और लेयर्स को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और तीसरा पॉइंट वही जो मैंने बताया कि जितनी पुरानी लेयर होगी, जितनी एज लेयर की होगी, उस हिसाब से उतनी ही एज जो है ना जी वो उस फॉसिल की पाई जाएगी। ठीक है। अब एज ऑफ लेयर कैसे पता चलता है वो मैंने आपको बता दिया, रेडियो आइसोटोप के ज़रिए से। एक दफ़ा फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि ज़मीन की जो है डिफरेंट लेयर्स हैं जिन्हें हम सेडिमेंटेशन लेयर्स कहते हैं। अब उन लेयर्स के अंदर मौजूद हैं रेडियो आइसोटोप। आपने खुदाई की, आपको रेडियो आइसोटोप मिल के आपको फॉसिल मिला। फॉसिल के अंदर रेडियो आइसोटोप भी हो सकते हैं या उस सॉइल में या उस लेयर में हो सकते हैं। आपने उस रेडियो आइसोटोप्स के जो रेडिएशंस हैं उनकी मेजरमेंट करनी है, उनकी कैलकुलेशन करनी है, उनको डिटरमाइन करना है कि ये रेडियो आइसोटोप कितने साल पुराना है। इसके लिए आप हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अब तो ऐसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन्स मौजूद हैं जो रेडिएशंस की बाकायदा मेजरमेंट करती हैं और उनकी एज को डिटरमाइन कर लेती हैं। तो हमने वो रेडिएशंस को मेजर करना है और रेडियो आइसोटोप की एज को मालूम करना है। तो जब हमें एज मालूम होगी तो जिस लेयर से वो निकला है इसका मतलब है वो लेयर भी उतने ही साल पुरानी है। अच्छा, वो रेडियो आइसोटोप जिस लेयर से निकला है उस लेयर की जो एज निकाली है, मिसाल के तौर पर आपने एज निकाली तो आपको पता चला जी कि ये तो 10 लाख साल पुरानी है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मौजूद जो फॉसिल्स हैं उनकी एज भी 10 लाख साल ही है। ठीक हो गया। तो इस लिहाज से हम कंपैरिजन करते हुए और रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करते हुए फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हमने क्या किया है कि ये जो लेयर्स हैं इनके डिफरेंट जो है वो नेम्स रखे हुए हैं और उस हिसाब से ही हम कहते हैं कि ज़मीन यानी कि इनकी उम्र भी इतने साल जो है वो पुरानी है। और फिर हमने उस हिसाब से जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया है। ठीक है, टाइम स्केल बनाया है। उस पूरे टाइम स्केल को हमने मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर दिया है, इसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप उसी टाइम स्केल को देखने जा रहे हैं। ये देखें जी, आपके सामने डिफरेंट सेडिमेंटेशन लेयर्स हैं और हमने इसको डिफरेंट नेम्स दिए हैं और उनकी एज भी आपके सामने जो है उन लेयर्स की जो है वो एज भी मौजूद है। एक तरफ देखें, ये जो आपको नंबरिंग नज़र आ रही है ये उन लेयर्स की एज है। ठीक है,
और ये जो आपको साथ नेमिंग नज़र आ रही है, ये नेमिंग हमने उनके यानी कि डिफरेंट टाइम जो है उनके हमने डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम कर दिया है। ठीक है, तो 4 बड़े हिस्से हम कहते हैं, जिसे हम ईरा कहते हैं। 4 बड़े हिस्से हैं, प्रोटीरोजोइक, पैलोजोइक, मीज़ोजोइक और सीनोजोइक। तो इस तरह 4 बड़े हमने टाइम के 4 बड़े हिस्से कर दिए हैं, और उन इराज के अंदर उन ख़ास वक्त के ख़ास वक्फ़ों के अंदर स्पेसिफ़िक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जो डोमिनेंट रहे हैं, जो ज़्यादा आप कह लें कि जिनकी प्रेजेंस ज़्यादा थी, जो उस वक्त ज़्यादा पाए जाते थे, या उस वक्त जो ज़्यादा कामयाब जानदार थे। तो वो भी हम इंशाल्लाह जब वो देखेंगे आज कि वो कौन से ईरा में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज़म ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, तो आपने इस स्लाइड में सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इसमें इसको याद नहीं करना, वो हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह, आगे चीज़ों को भी हमने जो है वो डिस्कस करना है।